गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बॉटनी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, डेफिनेशन में आपको ये बताया था कि प्लांट फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, उसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि प्लांट फिजियोलॉजी का क्या मतलब है कि प्लांट फिजियोलॉजी the study of various vital activity and metabolism of the plant called as plant physiology। प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार 24 आवर्स 24 घंटे चलती रहती हैं। उनका अध्ययन करना ही प्लांट फिजियोलॉजी पाद कार्य की कहलाता है। तो बच्चों, प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। प्लांट बॉडी के अंदर जैसे ट्रांसपिरेशन, जैसे वाटर रिलेशनशिप के दौरान, जैसे ऑस्मोसिस, जैसे डिफ्यूजन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे एंजाइम्स, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो ये मैकेनिज्म फिनोमेना 24 आवर्स प्लांट बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज अपने स्टडी करेंगे वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप। पाद और जल, प्लांट और वाटर के बीच में क्या संबंध है। मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक एक लिविंग प्लांट बॉडी को सबसे अधिक किस मटेरियल की आवश्यकता होती है, सबसे अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। एक लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर 80 से 90% वाटर मिलता है या वाटर पाया जाता है। तो ये जो वाटर है, एक प्लांट बॉडी वाटर की जो कमी है उसकी आपूर्ति कैसे करती है। आप सभी को मालूम है, अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखो, ठीक है, पेड़ पौधों की जो रूट्स हैं सोइल के अंदर गड़ी रहती हैं, और जो पेड़ पौधे हैं अपनी रूट्स की हेल्प से वाटर को लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं, सक करते रहते हैं, अवशोषण करते रहते हैं, और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके टिप पार्ट ऑफ द प्लांट, पाद के शीर्ष भाग तक पहुंचा देते हैं। ये जो फिनोमेना है, ये जो मैकेनिज्म है, इतना इजी नहीं है। बच्चों, आज अपने इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स हैं ये वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एक भाग से दूसरे भाग में वाटर को कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसको अपने पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पाद और जल का संबंध। इसके दौरान हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस यानी विसरण और परासरण दोनों में क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक ही प्रोसेस है या दोनों अलग अलग है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कांच की यू शेप ट्यूब ली है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कांच की ट्यूब को बिल्कुल बीच में से बंद कर दिया। ये देखो, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया और कांच की ट्यूब को दो बराबर हिस्सों में सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक हिस्से को इंडिकेट करते हैं ए सिरे से, दूसरे हिस्से को इंडिकेट करते हैं बी सिरे से। अब अपने क्या करते हैं, ए जो सिरा है उसको वाटर से पूरा भर देते हैं, ठीक है, और दूसरे सिरे को जो सिरा बी है उसको वाटर से केवल आधा ही भरते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सिरा ए है उसको वाटर से पूरा भर दिया यहाँ, जबकि दूसरा जो सिरा है बी उसको वाटर से केवल आधा ही भरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो बीच में मैंने पलट किया था, जहाँ से कांच की ट्यूब को मैंने बंद किया था, वो मैं हटा देता हूँ, पलट को हटा देता हूँ। तो बच्चों, आप बता सकते हो कि वाटर की जो मूवमेंट है उसकी दिशा क्या होगी। क्या वाटर ए से बी की तरफ जाएगा, क्या वाटर बी से ए की तरफ जाएगा। ऑफ कोर्स वाटर की दिशा क्या होगी, वाटर ए से बी की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ ध्यान दीजिए, जब मैंने टेस्ट ट्यूब को, कांच की नली को बिल्कुल बीच में से बंद कर दिया, एक सिरे को मैंने पूरी तरह से भर दिया, दूसरे सिरे को मैंने केवल आधा भरा। तो बच्चों, बता सकते हो कि किस सिरे में
वाटर की मात्रा अधिक है और किस सिरे में वाटर की मात्रा कम है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो सिरा ए है जो कि वाटर से पूरी तरह भरा हुआ है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है और इसकी तुलना में जो सिरा बी है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, तो प्रेशर भी कम है। यहाँ पर वाटर ज़्यादा होने के कारण प्रेशर ज़्यादा है। क्यों प्रेशर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे अधिक संख्या में। यहाँ पर वाटर की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो अधिक है, जबकि सिरे बी में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या कम है, जिनकी वजह से उनकी सांद्रता कम है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने पलक को खोला तो वाटर ने क्या किया? वाटर अपने अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूवमेंट करता है, गति करता है, या यूं कहें कि वाटर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये मूवमेंट कब तक होगी? ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक दोनों सिरों में वाटर का लेवल एक जैसा ना हो जाए, दोनों सिरों में वाटर का प्रेशर एक जैसा ना हो जाए, दोनों ही सिरों में वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सांद्रता एक जैसी ना हो जाए। ठीक है, जब इनकी सांद्रता दोनों जो रेशे हैं, दोनों जो भाग हैं, इनकी सांद्रता बराबर हो जाएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी शांत हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। आप अपने जो रसोई घर है, रसोई घर के अंदर जो गैस सिलेंडर रखा है, बच्चों आपने नोट किया है कि गैस को सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए क्या अपने उसको पंप लगाते हैं? पंप नहीं लगाते। अपने क्या करते हैं, जैसे ही सिलेंडर के ऊपर जो नोब है उसको घुमाते हैं, खोलते हैं, तुरंत जो गैस है सिलेंडर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो सिलेंडर के अंदर का जो स्पेस है वो कम है और जो किचन का जो स्पेस है वो ज़्यादा है। अपने पास दो स्पेस है, अपने पास दो स्पेस हैं, दो भाग हैं। कौन से? एक सिलेंडर के अंदर वाला स्पेस और दूसरा सिलेंडर के बाहर वाला स्पेस। दो पार्ट है, दोनों ही अलग अलग है। एक स्पेस कम है और एक स्पेस ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कि जब सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है तो अत्यधिक दबाव के साथ भरी जाती है। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अत्यधिक दबाव के साथ भरे जाते हैं, जबकि स्पेस कम है और अणुओं की संख्या अधिक है, कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। ठीक है, जैसे ही नॉब को अपने घुमाएंगे, सिलेंडर के ऊपर जो नॉब को घुमाएंगे, तुरंत गैस क्या करेगी? बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दोनों स्पेस है, रसोई का स्पेस और सिलेंडर के अंदर का स्पेस, दोनों में दबाव में डिफरेंस है, अंतर है। सिलेंडर के अंदर प्रेशर अधिक है और सिलेंडर के बाहर का स्पेस, किचन का जो स्पेस है उसमें प्रेशर कम है। तो बच्चों, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण, भिन्नता होने के कारण ही गैस क्या करेगी? अपने अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ मूवमेंट करेगी। और ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा जब तक चलेगा जब अंदर व बाहर का एनवायरनमेंट, यानी सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर, किचन का जो एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो जो गैस है एक समय ऐसा आ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाएगी। इसको बोलते हैं साम्य अवस्था, गतिक साम्य अवस्था। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्य अवस्था। बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स या कोई भी वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करती है तो उसमें क्या है? एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न करती है, दैट इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और इसी की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूवमेंट करते हैं। चलो अब अपने बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। बच्चों, डेफिनेशन देखो, डिफ्यूजन यानी विसरण की परिभाषा क्या बोलती है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम और आयंस ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन
to an area of their low concentration is called diffusion। बच्चों यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, हायर कंसंट्रेशन और लोअर। विसरण की परिभाषा क्या बोलती है? विसरण की परिभाषा क्या बोलती है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसके अणु, परमाणुओं और आयनों की जो मूवमेंट है वो अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति होती है, और यही क्या कहलाती है? यही विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अगर डिफ्यूजन रेट को अपने देखें तो डिफ्यूजन रेट गैस में सबसे अधिक विसरण की दर मिलती है, या यूं कहें कि गैस के अणुओं में विसरण की दर सबसे अधिक होती है। गैस के अणु सबसे अधिक मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, गैस की तुलना में लिक्विड फॉर्म पे आ जाइए, द्रव में जो डिफ्यूजन रेट है गैस की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम विसरण दर मिलती है। बच्चों यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए, जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा विसरण दर घटती जाएगी। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा विसरण की दर क्या है? घटती जाएगी। ठीक है, थैंक यू।